आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे और अपने इम्तिहान की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोग बखूबी जानते हैं कि यूपी एलटी ग्रेड की जो आंसर की आई है वो आप लोगों ने मिला ली होगी और उसके बाद आपका स्कोर काफ़ी अच्छा भी बन रहा है और कुछ बच्चों का जो है वो काफ़ी ख़राब भी बन रहा है। हालांकि आंसर के आने के बाद ज़्यादातर बच्चों का स्कोर ख़राब होता है और उससे जो है वो कट ऑफ में गिरावट देखने को मिलती है। तो अगर आप लोगों को लगता है कि आपके नंबर सफिशेंट हैं तो आप लोग मेंस की तैयारी कर सकते हैं। इससे पहले वाले सेशन में हमने बात की थी कि मेंस में कैसे सवाल आते हैं, तो बच्चे कह रहे थे सर आप मेंस की भी हमें तैयारी कराइए और उसके रिगार्डिंग वीडियोस प्रोवाइड कराइए। तो आज के उसी सेशन में हम लोग हिंद आर्याई ज़बानों का जो ताल्लुक़ है या उसका आगाज़ और इर्तिका है उसी के हवाले से आज के सेशन में हम लोग गुफ्तगू करेंगे। ये आपका जो है वो 125 अल्फाज या कह सकते हैं 250 अल्फाज वाले पोर्शन में आप दोनों में लिख सकते हैं, इसलिए आज का जो सेशन है वो बहुत ख़ास होने वाला है। चलिए फिर शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। और सवाल इस तरीके से आप लोग लिखेंगे तो आपको जो है वो एग्ज़ाम में ज़रूर फ़ायदा होगा। तो आइए आपको उर्दू ज़बान और अदब के बारे में कुछ बताते हैं, लेकिन उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि हिंदुस्तान एक कसीर लिसानी मुल्क है जहाँ 3 बड़े ख़ानदानों के तकरीबन 800 ज़बानें बोली जाती हैं। दुनिया में 8 ख़ानदान थे और उन्हीं ख़ानदानों में से जो है वो सबसे बड़ा ख़ानदान जो माना जाता था वो हिंद आर्याई का जो है वो माना जाता था। तो उसी के रिगार्डिंग जो यहाँ पे बात की गई है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये ख़ानदान है हिंद आर्याई, द्राविडी और हिंद चीनी। उर्दू का ताल्लुक़, क्योंकि हम लोग उर्दू के तालिब इल्म हैं तो उर्दू के हवाले से लिखना है। तो उर्दू का ताल्लुक़ जो है वो हिंद आर्याई ख़ानदान से है। इसे जदीद हिंद आर्याई ज़बान इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें आसामी, बंगाली, पंजाबी, मराठी, गुजराती और हिंदी की तरह ये सभी संस्कृत से क्या है माखूज़ हैं। क्योंकि उर्दू का ताल्लुक़ जो है वो बराह रास्त किससे है, संस्कृत ज़बान से है। एक नज़रिए के मुताबिक 5,000 साल कबल संस्कृत बोलते हुए आर्याई नस्ल के लोग वस्ता एशिया, जिसे हम लोग मध्य एशिया या सेंट्रल एशिया के नाम से जानते हैं, वस्ता एशिया से ईरान होते हुए अफ़गानिस्तान और फिर हिंदुस्तान में दाखिल हुए। आर्यों की ये ज़बान ईरान में उस्ता यानी कि कदीम फ़ारसी कहलाती थी। इसीलिए संस्कृत को इसीलिए संस्कृत और फ़ारसी को माहिरीन ज़बान दोस्त बहनों का नाम देते हैं, यानी कि दो सगी बहनों का नाम देते हैं संस्कृत को और फ़ारसी को, क्योंकि ये उसी के रास्ते जो है वो हिंदुस्तान में आए। और उर्दू एक मखलूत ज़बान कहलाती है इस वजह से ये कि इस पर कई बैरूनी बैरूनी का मतलब होता है बहुत विदेशी ज़बान, ये कह सकते हैं जो मुल्क से बाहर बोली जाती है। बैरूनी और हिंदुस्तानी ज़बानों के असरात मुरतब हुए, जैसे तुर्की, क्योंकि उर्दू जो लफ्ज़ है वो तुर्की का है और तुर्की के माने जो हैं वो लश्कर के हैं। जैसे तुर्की, अरबी, फ़ारसी, पश्तो, तेलुगु, कन्नड़ और अंग्रेज़ी अंग्रेज़ी वगैरह। यहाँ आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि उर्दू खालिस देसी ज़बान है और वो अपनी इनफरादियत रखती है, यानी कि उसका जो है वो एक अपना इंडिविजुअल वजूद है, एक सेपरेट जो है वो क्या है ज़बान है। माहिरीन लिसानियात ने हिंद आर्याई ख़ानदान को 3 अदवार में जो है वो तकसीम किया है, जिसमें पहला आता है हमारे पास कदीम हिंद आर्याई, उसके बाद आता है अहद वस्ता और उसके बाद आता है जदीद हिंद आर्याई। तो माहिरीन लिसानियात ने हिंद आर्याई ख़ानदान को 3 अदवार में तकसीम किया है। अगर पूछा जाए कि माहिरीन कौन सा है तो आप लोग बता सकते हैं गैरिसन के मुताबिक। तो जो पहला आता है हमारा या अलिफ का दौर जो आता है वो आता है कदीम हिंद आर्याई दौर, जो सबसे कदीम है, जिसका टाइम पीरियड शुरू होता है या जिसका अहद होता है 1500 कबल मसीह से लेके 500 कबल मसीह तक, यानी कि तकरीबन 1000 साल का जो टाइम पीरियड है वो कदीम हिंद आर्याई का है। इस ज़माने में 2 ज़बानें बोली जाती थी, जिसमें आते थे हमारे पास वैदिक संस्कृत और क्लासिकी संस्कृत जो है वो परवान चढ़ी। वैदिक संस्कृत में 4 वेद के नाम आप लोग लिख सकते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वहीं अगर हम लोग बात करें क्लासिकी संस्कृत की तो इसमें रामायण और महाभारत का जिक्र आता है।
यहाँ पाली को भी शामिल किया जाता है, जिसमें बाद में गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी या महावीर जैन ने जो है वो अपने मज़हब को क्या की है, तबलीग की है और अपने धर्म का जो है वो प्रचार प्रसार किया है पाली ज़बान में। क्योंकि जैसे ही संस्कृत का दौर ख़त्म होता है तो यहाँ पर दूसरा दौर शुरू हो जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं अहद वुस्ता या अहद वुस्ता हिंद आर्याई का दौर, जिसका जो है वो अरसा शुरू होता है। यहाँ पे आप लोग 500 लिख लीजिएगा, ठीक है। 500 कबल मसीह के बाद शुरू होता है और जो ख़त्म जाके होता है 600 ईस्वी पर। ये कहीं कहीं आपको जो है वो 500 ईस्वी भी दिखाई देगा, तो इसलिए दोनों ही क्या है, दुरुस्त हैं। यानी कि अहद वुस्ता का जो टाइम पीरियड शुरू होता है वो 500 कबल मसीह से लेके 500 ईस्वी तक होता है, यानी कि तकरीबन आपका ये भी 1000 साल के आसपास का टाइम पीरियड जो है वो माना जाता है। हालांकि बाज़ लोग जो है वो इसमें इत्तेफाक रखते हैं और बाज़ लोग जो है वो इसे 500 कबल मसीह से लेके 1000 ईस्वी तक भी जो है वो क्या करते हैं, मानते हैं। तो ये दोनों तरीके से आप लोग जो है वो एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, दोनों ही क्या हो जाएंगे, दुरुस्त हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जाकर ख़त्म हो जाता है। इस दौरान संस्कृत कवायद के कड़े उसूल और मखसूस तबके तक महदूद होने की वजह से इसकी अवामी शक्लें जन्म लेती हैं, जिन्हें प्राकृत और अपभ्रंश का नाम दिया गया है। यानी कि जब संस्कृत ज़बान पर पाबंदियाँ लग जाती हैं, अष्टाध्याय आपने सुना होगा, और इसके अलावा जो है वो और दिगेर किताबें हैं, उसमें जो है वो संस्कृत को जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ बड़े तबके की ज़बान बताया जाता है और छोटे तबकों को इसे बोलने से मना कर दिया जाता है। तो वहीं पर गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी जो है वो अपने नए धर्म को लेकर आते हैं और नए मज़हब की ज़बान आती है, जिसे हम लोग प्राकृत कहते हैं। प्राकृत का मतलब होता है फितरी ज़बान, और उसके साथ साथ इसमें जो है वो एक नई ज़बान का उरूज होता है, जिसे हम लोग अपभ्रंश का नाम दिया गया है। प्राकृतों में शूरसैनी, महाराष्ट्री, मागधी और पिशाजी शक्लें अहम हैं। जब ये अदबी रूप इख्तियार कर लेती हैं और इनका मायार मुतय्यन हो जाते हैं तो अदबी मायार और शक्लों के बड़े हुए रूपों को अपभ्रंश कहा जाता है। और अपभ्रंश से ही जो है वो एक नई दौर की ज़बान आती है। और जैसे ही हम लोग अपभ्रंश के दौर में प्रवेश करते हैं या अपभ्रंश के दौर में दाखिल होते हैं तो हम लोग जो है वो बोलियों की तरफ को जो है वो अपना रुख करते हैं। और इससे आगे की जो कहानी होती है वो अगले सवाल में होती है, जब आपसे पूछा जाता है कि मगरबी हिंद की कितनी बोलियां हैं, या मगरब हिंद में जो है वो कौन कौन सी बोलियां बोली जाती हैं, क्योंकि उनका ताल्लुक जो है वो शूरसैनी अपभ्रंश से होता है। तो इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं, हिंद आर्याई का आगाज़ लिख सकते हैं। कम शब्दों में या कम अल्फाज में भी जो है वो अपनी बात पूरी कहने पर जो है वो कादिर होते हैं। आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं नए सवाल के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।